अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका और अगर आप इस चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आज कर रहे हैं मुस्लिम फ़िलोसोफ़र अल-फ़ाराबी। अल-फ़ाराबी जिनको दुनिया के अज़ीम सियासी मुफ़क्किरीन आलम भी कहा जाता है, कि इनकी काफ़ी वर्किंग है पॉलिटिक्स से लेके। और उसके अलावा ये एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू साइकोलॉजी को ही इन्हें फ़ॉलो किया था। और इनकी जो सी लाइफ ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो वो 870 टू 950 है। उसके अलावा अगर हम अल-फ़ाराबी को मज़ीद देखना चाहें तो अल-फ़ाराबी ने, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल साइकोलॉजी और मॉडल सिटी के बारे में इन्हें काफ़ी लिखा। इन्हें सोशल साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी लिखा है और इन्हें ये भी कहा एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल कुड नॉट अचीव ऑल द परफेक्शंस बाय हिमसेल्फ, कि एक अकेला इंसान हर चीज़ में परफेक्शन जो सी है अकेले नहीं हासिल कर सकता। विदाउट द एड ऑफ अदर इंडिविजुअल्स उसको दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। कि अगर मतलब सोशल साइकोलॉजी में जैसे कि हम अभी बात करते हैं कि इन्हें काफ़ी लिखा है, तो इन्हें इसमें भी उसी बारे में लिखा है कि एक अकेला इंसान जो है वो परफेक्शन के तकाजे फुलफिल नहीं कर सकता, उसको अपने साथ दूसरे इंसानों की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर इनेट डिस्पोजिशन ऑफ एवरी मैन टू जॉइन एन अदर ह्यूमन बीइंग, के एक इंसान की इनेट डिस्पोजिशन मतलब कि एक खूबी। डिस्पोजिशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि डिस्पोजिशन होता है एक इनेट ट्रेड। ठीक है, वो जो एक इंसान के अंदर होती है वो ये कि वो दूसरे इंसानों के साथ जुड़ता है। और फिर इस तरह क्या है कि लेबर ही हो टू परफॉर्म, फिर और अदर मैन इन द लेबर ही हो टू परफॉर्म, और फिर उनके साथ ही मिलके वो काम करता है। उसके बाद फिर कॉमन सेंस को देखते हैं। अल-फ़ाराबी ने कॉमन सेंस के बारे में कहा कि डज नॉट सेपरेट द कॉमन सेंस एज अ डिस्टिंक्ट फैकल्टी। जिस तरह इब्न सीना खैर अल-फ़ाराबी के बाद आता है। अल-फ़ाराबी अल-किंदी सबसे पहले फर्स्ट फिलोसोफर आता है। उसके बाद फिर आते हैं वो अल-फ़ाराबी के बाद इब्न सीना। लेकिन अल-फ़ाराबी को जो है वो सेकंड टीचर कहा जाता है। अरब्स जो हैं वो अल-फ़ाराबी को सेकंड टीचर कहते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि इनने एरिस्टोटल को वो लोग फर्स्ट टीचर कहते हैं ना, तो इसको वो लोग सेकंड टीचर कहते हैं। और ये लक़ब इस वजह से क्योंकि इन्हें काफ़ी थ्योरीज़ दी थी, और वो जब हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा इनने कॉमन सेंस को डिस्टिंक्ट नहीं किया कि कोई अलग कैटेगरी में नहीं डाला, बल्कि ही ट्रीटेड एज अ बेसिक एंड रूलिंग फैकल्टी विद इन द सेंसिबल सोल। के एक सेंसिबल सोल, एक समझदार सोल के बीच एक फैसिलिटी होती है, एक बेसिक रूलिंग फैसिलिटी होती है कि कहाँ पे क्या है और कैसे है। ठीक है, उस उनने ये नहीं कहा था कि एक एपिटेटिव फैकल्टी होती है लेकिन उनने ये कहा था अल-फ़ाराबी डज एसोलेट एन एपिटेटिव फैकल्टी एज द ओरिजिन ऑफ ऑल सेंसिबल एंड रैशनल वॉलंटरी एक्ट्स, के एक एपिटेटिव फैकल्टी है जो कि हमारे तमाम रैशनल और सेंसिबल एक्ट्स जो से हैं उनका ओरिजिन है। लेकिन ही डज़ नॉट एक्सप्लेन द सर्व टू एक्सप्लेन द एक्चुअल अरोजल ऑफ डिज़ायर, कि उन्हें यही नहीं बताया कि हमारी जो सी मतलब जिसको हम मोटिवेशन, सो कॉल्ड मोटिवेशन कहते हैं, या फिर जिसको हम इंसेंटिव्स कहते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअली जब हमें किसी चीज़ की चाह हो रही होती है, डिज़ायर हमारे अंदर पैदा हो रही होती है, तो वो क्या होती है, उस चीज़ को एक्सप्लेन इन्हें नहीं किया। लेकिन इन्हें ये चीज़ ज़रूर बताई है कि हमारे जो रैशनल, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे जो सेंसिबल एक्ट्स हैं, वो क्या है, वो एक वो एपिटेटिव फैकल्टी में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद रैदर इट फंक्शंस प्रिंसिपली एज द मोटिव पावर थ्रू विच द सोल कंट्रोल्स द बॉडी। उसके बाद इन्हें ये कहा कि कॉमन सेंस में कॉमन सेंस एक फंक्शन है, प्रिंसिपल फंक्शन है, एक मोटिव पावर है विच द सोल, जो कि हमारी सोल्स में हमारी मतलब रूह जो सी है उसमें है, और हमारी रूह उससे एक मोटिव पावर के ज़रिए हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, इनेबलिंग इट टू सीक व्हाट द सोल परसीव्स एज डिज़ायरेबल। और हमारी जो रूह को चाह होती है वो उसको कहती है कि इसको तुम हासिल करो, और जो हमारी रूह को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, फिल्म मतलब जिसको अवॉइड करना चाहती है, वो हमारे जो उसको अपने लिए ख़तरनाक लगती है, उसको वो ख़तरनाक तौर पे ही परसीव करती है और उससे अवॉइड करना ही बेहतर समझती है। मतलब कि ये कॉमन सेंस जो से होती है, ये एक इमोटिव पावर है हमारी सोल की, जिसके ज़रिए वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, उसकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद इन्हें जो इमेजिनेटिव फैकल्टी दी। अच्छा, तो इमेजिनेटिव फैकल्टी में हिज व्यू इमेजिनेटिव फैकल्टी डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन बिकॉज द रोल असाइन टू इमेजिनेशन इन प्रोस्पेक्सी एंड डिविनेशन। अब इन्हें इमेजिनेटिव फैकल्टी में क्या बताया था, इन्हें कहा था तकव्वुल का वर्ड इन्हें यूज़ किया था। तकव्वुल मतलब कि इनका ये कहना था कि
एक इंसान रिटेंटिव और जजमेंटल फैकल्टी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन ऑफ इमेजेस ऑफ सेंसिबल थिंग्स आफ्टर दे हैव absented themselves from the senses or for existing exercising control over them by composing and dividing them into the form of new images। कि वही है तकय्युल। ये तकय्युल ये चीज़ है कि एक मतलब कि हमारी जो सी वो कॉमन सेंस थी उसने किसी चीज़ को परसीव किया, परसीव करके वो फिर चेंज हो गई। लेकिन क्या है कि चीज़ और उनका कंट्रोल और उनका इस्तेमाल सेम रहता है, लेकिन हमारी जो सी चीज़ें जो सी होती हैं ना उनकी वो शेप बदलती रहती है। ठीक है, ये एक रिटेंशन है, जजमेंटल फैकल्टी है जो चीज़ों को जजमेंट करती है। लाइक कि चेयर्स डिफरेंट जगहों पे इंसान बैठ सकता है, बेड, चेयर और सोफ़ास, और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है। लेकिन हमारी ये जजमेंटल जो सी इमेजिनेटिव फैकल्टी है, जजमेंटल है और सेंसिबल इनफ है कि उसको पता है कि चेयर में भी बैठा जा सकता है, लकड़ी के पट्टे पे भी बैठ सकता है। मतलब कि अपने अगर जहाँ पे उसकी डिज़ायर है बैठने की, वहाँ पे वो बैठने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो सी है वो ढूंढ लेगा। वो कैसे, वो इमेजिनेटिव फैकल्टी को यूज़ करेगा, अच्छा इधर बैठा जा सकता है कि नहीं बैठा जा सकता है, जजमेंटल यूज़ करेगा और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो तकय्युल तकय्युल मतलब कि पर्पस, वो जो रोल उन चीज़ों को असाइन कर रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन क्या है कि वो डिफरेंट उसकी जो सी शेप अपीयरेंस जो सी है वो चीज़ों की डिफरेंट हो रही है। ठीक है, इसको गायबदानी टाइप्स ना। उसके अलावा इमिटेशन जोन सा था, इसने एक इमिटेशन दिया था, थर्ड फंक्शन जोन से अल-फराबी एक्सप्लेन करते हैं, वो इमिटेशन है। इमिटेशन में बाय मीन्स ऑफ हिज एबिलिटी द इमेजिनेटिव फैकल्टी एबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स विद द इमेजेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। कि अब ये इमेजिनेटिव फैकल्टी से ही है ना कि इंसान चीज़ों को दरियाफ्त करता है, नई चीज़ें बनाता है, क्रिएटिविटी इंसान में आती है। तो उसके ज़रिए उसने कहा कि इमेजिनेटिव फैकल्टी के ज़रिए ही इंसान क्या करता है, वो दूसरी चीज़ों को दूसरे ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करता है अपने दिमाग में, और फिर उन चीज़ों को क्या है, उन चीज़ों को रिप्रीहेंसिव एबिलिटी की मदद से वो एक क्वालिटी देता है। ठीक है, बॉडीली टेम्परामेंट्स, इमोशंस, डिज़ायर एंड इवन इममटीरियल रियलिटीज़ जो सी हैं, इन सबको भी वो इमिटेट कर सकता है इंसान। जैसे कि वही चीज़ जो कुर्सी की थी, अगर कुर्सी में बैठा जा सकता है, पत्थर में भी बैठा जा सकता है, ज़मीन में भी बैठा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमारी डिज़ायर जो सी है वो बैठना है, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हो रही हैं, जगहें चेंज हो रही हैं। इसी तरह क्या है कि हमारी इमोशंस, हमारी डिज़ायर्स और हमारे टेम्परामेंट्स जो से हैं वो इमिटेट होते हैं, वो सेम रहते हैं, लेकिन उनका तरीके और उनको एक्सप्रेस करने के तरीके, चीज़ों को इस्तेमाल करने के तरीके, डिज़ायर्स को मिटाने मतलब फुलफ़िल करने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी कोर जो सी सेम है। ठीक है, भूख जो सी है, भूख तो हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं वरना भूख लगती है। भूख जो सी है, भूख तो वो सेम डिज़ायर है ना, लेकिन क्या है कि कभी हमने बर्गर खाया, कभी हमने कॉन्टिनेंटल खाया, कभी हमने चाइनीज़ खाया, क्या है कि उसमें तरीक़ों में फ़र्क आया। तो वो यहाँ पे चीज़ है कि एक इमेजिनेटिव फैकल्टी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स विद इमेजेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर टू एक्सटेंड इट्स प्री। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं ये बहुत आसान लफ्ज़ों में उर्दू में और आजकल की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं इनने किस तरह उस चीज़ को प्रेजेंट किया था और इनने उस टाइम क्या थियोलॉजीज़ और क्या थ्योरीज दे के उस चीज़ को प्रेजेंट किया था, उस चीज़ को फॉलो नहीं करी। तो आप इस चीज़ पे कंफ्यूज ना होना कि आप कहीं से कोई और वीडियो देख के आ रहे हो और उसने बड़ा फिलोसफिकल वे में आपको समझाया हो और आप यहाँ पे आके कहो कि मैंने गलत बताया। मैं गलत नहीं बता रही, लेकिन समझाने का और बताने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको द सेकंड टीचर कहा जाता है, और ये वैसे एरिस्टोटल को भी काफ़ी फॉलो करते थे। तो इन्हें कहा कि 10 इंटेलेक्ट्स हैं, लेवल ऑफ 10 इंटेलेक्ट्स हैं, जो उनसे सबसे सिंपलेस्ट वन इंटेलेक्ट है, वो फर्स्ट और प्योर इंटेलेक्ट है, और वो इंटेलेक्ट है वो बहुत सिंपलर है और वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और वो फर्स्ट इंटेलेक्ट है, और वो क्या है, वो गॉड है। गॉड से फिर जो इंटेलेक्ट निकला है वो कॉम्प्लेक्स और फिर मोर कॉम्प्लेक्स, फिर आफ्टर 10 इंटेलेक्ट्स ना, आफ्टर 10 इंटेलेक्ट्स क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड हुई, मतलब दुनिया बनी, और दुनिया में उसके बाद फिर डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाती हैं, क्वालिटीज़ आ जाती हैं, और इन सब के लिए एक लाइट एलिमेंट्स जो से हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। इस तरह इन्हें पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो वहाँ पे अल-फराबी इज़ अ लॉजिकल बोथ इन हिज थिंकिंग एंड एक्सप्रेशंस। जैसे कि अभी तक हमने इनकी काफ़ी मतलब कि अभी तक पढ़ लिया है, लेकिन इनकी काफ़ी अबू नसीर अल-फराबी जो से हैं वो काफ़ी लॉजिकल वे में ही अभी तक बात करें हैं। और इनका ये भी कहना था कि दुनिया हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा तक रहेगी। मतलब बाकी इनने के दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे तबाह होगी, बाकी फ़िलोसफ़र्स ने इस बारे में भी बात की, ग्रीक्स ने भी बात की, लेकिन इनने इस चीज़ में कोई भी नहीं कहा। इन्होंने कहा दुनिया हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। अल-फराबी लॉजिकल थे,
आर्ग्यूमेंट करते हैं और चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं, और इनकी जो सी राइटिंग्स थी उनमें कंपोजिशन और रीजनिंग को भी देखने को मिलती हैं। इनने सेम टाइम पे स्पिरिचुअलिस्टिक और आइडियलिस्टिक टर्म्स भी यूज़ की, क्योंकि वो उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि उनका जो सा एक मेन कॉन्सेप्ट था वो ये चीज़ थी कि फ़ाराबी के लिए एक आइडियल स्टेट जोन सी थी ना, एक आइडियल स्टेट वो थी मदीना, व्हेन ही गवर्नड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि उसने कहा कि एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल लिहाज से अगर मैं कोई स्टेट को देखूं तो वो क्या थी, वो थी मदीना। क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को लेके चले, और उन्हें अपनी इसके बारे में सारा कुछ बताया भी है अपनी किताबों में। कैसे इसाउल जोन सा है उसमें इनने काफ़ी अपने इंट्रोडक्शंस दिए हैं, काफ़ी नॉलेज है उस बुक में इनके इसाउल उलूम। उसके बाद इनकी किताब है, किताब एहसा अल अकात जोन सी है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिथम्स दी हुई हैं इनने। और इनके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी आइडियाज़ जो से हैं वो स्पिरिचुअल बेस्ड हैं, स्पिरिचुअलिज्म बेस्ड हैं, उस पर होली वो करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इंटेलेक्ट्स का बताया कि उन्होंने कहा कि एक प्योर सिंपल इंटेलेक्ट है, जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है वो गॉड है, और फिर गॉड से इनिमेट होती हैं, निकलती हैं सेकंड इंटेलेक्ट। और ये खुद ब खुद का प्रोसेस है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सब फर्स्ट इंटेलेक्ट है उसने खुद जान मतलब कि उसने अपनी मर्ज़ी से ये बनाया, बल्कि नहीं, ये एक बिल्कुल जैसे पानी की बहना पानी की फितरत है ना, उसी तरह ये उसकी फितरत है कि उससे चीज़ें निकलती हैं, और उससे निकल के फिर नेक्स्ट इंटेलेक्ट बना, और उससे फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, फिर फाइव्थ, और जिस तरह इंटेलेक्ट्स आगे बढ़ते गए वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते रहे। हम नॉर्मली कहते हैं कि हायर वन जोन सा वो कॉम्प्लेक्स होता है और लोअर वन जोन सा वो सिंपलेस्ट लेवल होता है। तो वो कहते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है वो सिंपलर है, वो सबसे सिंपल है, प्योर है, प्योरीफाइड है, उस पे कोई शक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। और ये इस लिहाज से भी लाइक के जो चीज़ हम रॉ फॉर्म में लेते हैं वो कितनी प्योर होती है, उसके बाद फिर हम उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको उसके अंदर चीज़ें मिलाते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी प्योरिटी खो देता है। कोई भी आप मतलब गन्ना ले लो, गन्ने को कितना ज़्यादा प्रोसेस करके फिर चीनी की फॉर्म में लाते हैं, तो क्या चीनी गन्ने से चीनी की फॉर्म में आते हुए कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। गन्ना एक सिंपलेस्ट और प्योरीफाइड फॉर्म है, लेकिन उसके बाद कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह वो एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट इंटेलेक्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, वो गॉड है, और उसके बाद फिर उसकी फितरत है कि उससे डिफरेंट इंटेलेक्ट्स निकलते हैं, और उससे कॉन्स्टेंटली 10 इंटेलेक्ट्स निकले हैं। 10 इंटेलेक्ट्स के बाद फिर जाके कहीं दुनिया बनी है, और वो इस चीज़ को एस्ट्रोनॉमी में एक्सप्लेन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से भी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगर हम अल फराबी को देखें तो अल-फ़राबी जो उनसे वो बताते हैं, ये मिडल एजेस का बताते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड का बताते हैं, इस तरह को कंटेम्परेट करते हैं। इनकी साइंस में ये काफ़ी लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन एस्ट्रोनॉमी, जैसे भी मैं अब आपको बता के आ रही हूँ कि इन्हीं इसी तरह अपनी एस्ट्रोनॉमी को भी एक्सप्लेन किया है। ये कैजुअलिटीज़ डिटर्मिनेशंस पे बिल्कुल पूरा यकीन रखते थे, और इसी तरह इन्हें मज़ीद मतलब वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं फ़िलासफ़ीज़ में और इंटेलेक्ट्स में काफ़ी लिखा। द रिपब्लिक इनकी एक बुक थी जिसमें वो जो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, जिसमें इनने काफ़ी अथॉरिटीज़, रियलाइजेशन, हैप्पीनेस, ऑथेंटिसिटी इसके बारे में लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है द रिपब्लिक, वो भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ना। और ऐसा अलूम जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें उन्हें ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉलेज और क्लासिफिकेशन ऑफ रिथम्स के लिए उन्हें किताब अल इकात, मेरा ख्याल इकात या इकौत इसी तरह कोई बुक होगी उनकी, वो उन्हें दी थी। खैर, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो की समझ आई हो। मैंने ये बहुत आसान लफ्ज़ों में मुस्लिम फ़िलासफ़र्स आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, वरना क्योंकि हम ये साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से कवर कर रहे हैं, और साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप कहेंगे कि अच्छा इसमें उन्होंने क्या बताया था, तो साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लॉजिकली की बात की थी, थिंकिंग की, एक्सप्रेशंस की बात की, इमिटेशंस की जहाँ पे बात की वहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस थी। इमेजिनेटिव और कॉमन सेंस की जब उनने बात की वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल बेसिस थी। तो मेरा जो सा मेन पर्पज़ होता है वो होता है साइकोलॉजिकल डोमेन को कवर करना, तो उस लिहाज से भी मेरा होता है कि मैं कवर करूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, आई मेक श्योर कि मैं आपको जवाब दूँ उस चीज़ का।
और उसके अलावा कुछ भी पूछना है और कोई भी फरमाइश है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वैसे ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को रीकंटिन्यू किया मैंने, वो भी सिर्फ किसी की फरमाइश पे, सब्सक्राइबर्स में फरमाइश आई थी कि आप मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और मेंटली फ़िलासफ़र्स भी कवर करें, तो हम वही कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये है कि अपनी खुद की मसरूफियात होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अगर आप सपोर्ट और लव दिखाएं तो इंशाल्लाह मैं और मेहनत करूँगी इस चैनल के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, और लाइक ऑलवेज़, लाइक शेयर कमेंट एंड टेक केयर।